नेक्स्ट जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखना है दैट इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स है ना ट्रांसफ्यूज ब्लड के, वो रेसिपिएंट के टिश्यूज को अटैक करते हैं। ये ना उससे फेब्राइल रिएक्शन से उल्ट हो गया, वरना फेब्राइल रिएक्शन में ये था कि रेसिपिएंट की जो बॉडी थी ना वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया था उसके डब्ल्यूबीसीज के अगेंस्ट एक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ग्राफ्ट वर्सेस उसमें क्या है कि जो रेसिपिएंट के टिश्यूज हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, और जो ब्लड है हमने ट्रांसफ्यूज की है उसके डब्ल्यूबीसी से अटैक कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट विद इन अ मंथ आपके पास आएगा और उसको फीवर होगा, लीवर डिसफंक्शन हो चुका होगा, स्किन पे रैश, डायरिया, बोन मैरो फेलियर भी इवन हो सकता है। तो इस केस में भी क्या करना है कि ना ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को रेडिएट करना है, उसमें रेडिएशन जो है ना वो डालनी है। रेडिएशन से क्या होगा, जो वाइट ब्लड सेल्स है ना वो जाके अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स बेचारे उनकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है रेडिएशन से, लेकिन आरबीसीज को कुछ नहीं होता। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, इसमें क्या होता है, इसमें ना न्यूट्रोफिल मसला करते हैं। वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल यूजुअली ये मल्टीपैरस वुमेन में होता है कि देने वाली भी मल्टीपैरस वुमेन हो या लेने वाली हो ब्लड। तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो इफेक्टर सेल्स हैं, और वो क्या करते हैं, जाके पल्मोनरी एपिथेलियम के साथ ढेर हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, और फिर उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, पल्मोनरी एडिमा शुरू हो जाता है। तो विद इन 6 आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन, अच्छा ये ना थोड़ा सा याद रखें, ख्याल रखें कि कौन सी ट्रांसफ्यूजन सॉरी कौन सी ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन कितने टाइम में आ रही है। जैसे एक्यूट इम्यून हिमोलिटिक रिएक्शन विद इन मिनट आ गया था, जो डिलेड हिमोलिटिक रिएक्शन है वो आफ्टर डेज और मंथ्स आया था। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी याद रखेंगे, कौन सी जो सिम्टम है या कौन सा जो रिएक्शन है वो कितनी देर में हो रहा है। अच्छा खैर वापस आते हैं इधर। तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा और पेशेंट डिस्निया के साथ या चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ या रेस्पिरेटरी सिम्टम के साथ आएगा, विद इन आवर्स आ जाएगा ट्रांसफ्यूजन के बाद। और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि इरेडिएटेड ब्लड यानी रेडिएशन के बाद ब्लड दें, जैसे वो था ना उसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्टेज में, वैसे ही इसको कर सकते हैं। अगर ये पेशेंट को हो चुका है, बाद में आया हमारे पास, हमने इरेडिएटेड ब्लड नहीं दिया उसको, तब हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक पल्मोनरी एडिमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। आगे आ जाओ जी, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लड दिया है पेशेंट को। इसमें क्या करते हैं कि या तो पेशेंट का टोटल जितना भी ब्लड है उसको 24 आवर्स में, 24 आवर्स से भी कम अरसे में पूरे का पूरा बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम को। तो कितना मैसिव है ये ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, और दूसरा इसका क्या हो सकता है कि पेशेंट का हाफ जो है ना वो ब्लड वॉल्यूम हाफ, उसको उसकी एक्यूट एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, लाइक आवर में, घंटे में आधे ब्लड को बदल देते हैं। तो ये भी मैसिव है, यहाँ 24 आवर्स से कम अरसे में पूरे ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देना, रिप्लेस कर देना। अब इसकी एम क्या है, क्यों हम इतना मैसिव ट्रांसफ्यूजन करें, क्या हमें चाहिए। तो ये अगर कर रहे होते हैं कि अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, हम ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है, ब्लड की बायोकेमिस्ट्री को मेंटेन करना है, हमने ब्लड वॉल्यूम को रीस्टोर करना है, और रैपिड और इफेक्टिव रिस्टोरेशन हमें चाहिए, जल्दी से रिस्टोर करना है। और जो कॉम्प्लिकेशन इसकी आएंगी वो वही वाली हैं जो पीछे मैंने स्टोरेज कॉम्प्लिकेशन आपको बताई हैं, और तब मैंने ये बताया भी था कि ये थोड़ी बहुत ट्रांसफ्यूजन के केस में नहीं आती, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करें तब आती है, लाइक हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस सिट्रेट की वजह से, या डायल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डायल्यूशनल कोएगुलोपैथी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑटो ट्रांसफ्यूजन की, ऑटो ट्रांसफ्यूजन ये होती है कि पेशेंट का अपना ही ब्लड वो खुद को डोनेट कर रहा है, इसको ऑटो ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ऑटोलोगस ब्लड, जैसे वो हमने ऑटोलोगस ग्राफ्ट पढ़े थे ना, वैसे ही होता है। अब इसके 3 तरीके हैं, प्री डिपोजिट, सेल सैल्वेज और हीमोडाइल्यूशन। प्री डिपोजिट में तो ये है पेशेंट की सर्जरी होनी है, उसको पता है इलेक्टिव सर्जरी है, उसको पता है मेरी सर्जरी 1 महीने के बाद, और उसको कोई डोनर नहीं मिल रहे ना अपने ब्लड ग्रुप के लिए, सर्जरी के टाइम पे हम ब्लड पहले से इंतजाम करके रखते हैं, उसको डोनर नहीं मिल रहे। ठीक है, और यहाँ फिर दूसरी केस ये है कि पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, उस बेचारे को हो चुके हैं पहले, या पेशेंट नहीं लेना चाह रहा कि भाई मैंने नहीं लेना किसी और का ब्लड, तो पेशेंट का अपना ही ब्लड एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर सर्जरी निकाला जाएगा। ठीक है, उसको ब्लड बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर पेशेंट को सर्जरी के टाइम पे लगा दिया जाएगा। सेल सैल्वेज में क्या करते हैं कि जो सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस हुआ है ना उसको कलेक्ट करते रहते हैं, फिर उसको ऐसे ही नहीं उठा के लगा देते, उसको एक मशीन में से गुजारते हैं, सेल सेवर में से, जो जितने भी क्लोट्स अंदर बने होते हैं उसको भी रिमूव कर देती है, जो डेब्रिस होता है उसको भी रिमूव कर देती है, साफ कर देती है ब्लड को, फिर उसको वापस पेशेंट को लगा देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट जो है वो उसको फ़ायदा होता है कि वो एलोजेनिक ब्लड से बच जाता है, बहुत सारे रिएक्शन से बच जाता है, क्योंकि पेशेंट का अपना ही ब्लड था। और यूजली ये यूज़ किया जाता है जो एक्सटेंसिवली ट्रोमा सर्जरी होती है, या लिवर ट्रांसप्लांटेशन में यूजली ये तरीका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन से आपने ये याद रखना है, एल से याद रखना है, सेल सैल्वेज। अच्छा नेक्स्ट जो है, एक हाँ एक और चीज़ देख लें, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये मेलिग्नेंसी और सेप्सिस। मेलिग्नेंसी और सेप्सिस के केस में आपने सेल सैल्वेज नहीं करना कि पेशेंट का ब्लड उठा के उसको लगा दिया,
ऐसे नहीं करना। हीमोडाइल्यूशन में क्या करते हैं कि पेशेंट का ना 1 से 2 लीटर ब्लड रिमूव करते हैं सर्जरी से पहले, और उसकी जगह पेशेंट को फ्लूइड दे देते हैं, यानी 2 लीटर निकाला, 2 लीटर पेशेंट को फ्लूइड दे दिया, ताकि उसका जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। ठीक है। और उसके बाद यानी पेशेंट के ब्लड को बहुत डाइल्यूट कर दिया हमने। अब क्या होगा कि सर्जरी में जो उसका ब्लड लॉस हो रहा होगा ना, वो उसका कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड नहीं लॉस हो रहा, बड़ा डाइल्यूट सा ब्लड लॉस हो रहा है। अब हमने क्या करेंगे सर्जरी के बाद, जो हमने पहले ब्लड निकाल दिया था सर्जरी से पहले, 1 से 2 लीटर जो निकाल दिया था डाइल्यूट करने से पहले, उसको वापस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देंगे। तो ये प्री डिपोजिट सेल सैल्वेज और हीमोडाइल्यूशन, ये तीनों मेथड्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो लास्ट टॉपिक है डीआईसी, डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। एक सिंड्रोम है, इसमें सिंड्रोम में मतलब बहुत कुछ एट अ टाइम चल रहा होता है। कोएगुलेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी होती है, सिस्टमिक एक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाती है, जगह जगह पे ऐसे थ्रोम्बस बन रहे होते हैं माइक्रोवास्कुलर छोटी वेसल्स में। अब एक इनकी ना देखो दो नुकसान होंगे, एक तो जो इतने ज़्यादा थ्रोम्बस बन रहे हैं माइक्रोवेसल्स में, उसकी वजह से वो जो ऑर्गन है जिसकी वेसल्स में थ्रोम्बस बन रहे हैं, उस बेचारे को परफ्यूजन नहीं मिलेगी, उसको इस्कीमिया हो जाएगा और आस्ते आस्ते उसका ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। अभी किडनीज में भी हो सकता है, लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में, कहीं भी हो सकता है। दूसरा इसका नुकसान ये होगा, ये जो इतने ज़्यादा फजूल के, बिला वजह के, बिना ज़रूरत के इतने थ्रोम्बस बन गए हैं, इनकी वजह से हमारे कोएगुलेशन फैक्टर कम होना शुरू हो गए, प्लेटलेट्स का लेवल कम होना शुरू हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकोएगुबल स्टेट होगी, पेशेंट ब्लीड शुरू हो गया। जहाँ थ्रोम्बस नहीं जरूरत वहाँ बनते जा रहे हैं, और फिर जहाँ पे जरूरत थी वहाँ नहीं बने तो ब्लीडिंग शुरू होगी म्यूकस मेम्ब्रेन से और डिफरेंट स्ट्रक्चर से। ठीक है, ब्लड, और अगर उस बेचारे की सर्जरी है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, इसमें एक तो थ्रोम्बोसिस हो रही है, दूसरी साइड पे ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, साथ साथ भी चल सकते हैं, सेपरेटली भी हो सकते हैं। एटियोलॉजी क्या है, क्यों ऐसा होगा? एटियोलॉजी में सेप्सिस है, सेप्सिस की वजह से हो सकता है, कोई सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स था उसकी वजह से हो गया। ठीक है, अब सेप्सिस में ये होता है कि सेप्सिस में और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है कि सेप्सिस में तो कोई इन्फेक्शन जो होता है वो लीडिंग कोज होता है, इन्फेक्शन की वजह से सब कुछ हुआ है। जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसमें जरूरी नहीं है इन्फेक्शन हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में डीआईसी हो जाती है यूजली, मेलिग्नेंसी में डीआईसी हो सकती है, किसी ट्रोमा के बाद भी इवन डीआईसी हो सकती है। इंसेक्ट बाइट्स और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, जैसे हमने देखा था कि वो जो क्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस था वो भी डीआईसी करवा रहा था। लिवर डिजीज, क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत वेरी करती हैं। ये ना सिर्फ डिजीज पे डिजीज के फीचर शो कर रही होती हैं, लाइक अगर ट्रोमा है तो ट्रोमा के फीचर शो हो रहे होंगे। ठीक है, लिवर डिजीज है तो उसके फीचर्स शो हो रहे होंगे, और मेलिग्नेंसी है तो उसके फीचर्स, डिजीज के तो फीचर्स आएंगे ही, जो डिजीज जो कॉजेटिव डिजीज है। और साथ इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या होंगे, एक्यूट में अगर होगा तो आपको पिटिशिया, इसकाइमोसिस नजर आएगा, ब्लड ऊज करेगा वुंड साइड से, जो पेशेंट का वुंड है, आईवी लाइन से ब्लड आएगा, कैथेटर से आएगा, सम केसेस में म्यूकोजल सर्फेसिस से भी आना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत ब्लीड कर रहे हैं पेशेंट। और दूसरा एक तो ये पिक्चर होगी, दूसरी पिक्चर जो होगी वो ये है कि जो इतनी थ्रोम्बोसिस हुई है उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज शुरू हो गया, किडनी का, लंग, लिवर, ये सारे डैमेज शुरू हो जाएंगे। ये तो थी एक्यूट प्रेजेंटेशन। क्रोनिक अगर देखा जाए तो क्रोनिक में अब लीवर ने, बोन मैरो ने थोड़ी बहुत कंपनसेशन की है। ठीक है, कंपनसेशन की है तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। पेशेंट एसिम्टोमेटिक है लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट करवाया तो उसका एबनॉर्मेलिटीज है कि उसका प्लेटलेट काउंट कम है और ये सारा, या उसका पीटीए पीटीटी प्रोलॉन्ग है। यहाँ पेशेंट लो ग्रेड ब्लीडिंग के साथ भी आ सकता है, यहाँ पेशेंट थ्रोम्बोटिक इवेंट्स के साथ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पेशेंट जो है वो लार्ज वेसल थ्रोम्बोई के साथ आ सकता है, जैसे उसकी कोरोनरी वेसल में या उसकी ब्रेन की वेसल में थ्रोम्बस चला गया, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्रोनिक पिक्चर देखें डिफरेंट है, एक्यूट पिक्चर डिफरेंट है। अब अगर लेबोरेटरी में देखें तो पीटी एपीटीटी आप करवाओगे, ब्लीडिंग टाइम करवाओगे, तीनों ही प्रोलॉन्ग होंगे, क्योंकि सिर्फ प्लेटलेट भी यूज़ नहीं हो रहे, प्रोटीन फैक्टर भी यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है, और फाइब्रिनोजिन लेवल डिक्रीज मिलेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ वो कहने की, जो फाइब्रिनोजिन है वो एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट भी है, तो इस वजह से फाइब्रिनोजिन थोड़ी बहुत ज़्यादा बनेगी, और वो यूज़ भी हो रही होगी, फिर भी उसका लेवल नॉर्मल मिल सकता है। तो फाइब्रिनोजिन पे आपने सिर्फ रिलाई नहीं करना, आपने बाकी इन्वेस्टिगेशंस को भी देखना है। अच्छा, उसके बाद वो कहने की जो प्लेटलेट काउंट में शार्प और रिसेंट डिक्रीज आता है ना, वो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि 98% केस में ये फाइंडिंग पॉजिटिव ही मिलती है कि प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम मिलते हैं, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज कर गए, पहले तो इतने कम नहीं थे, अब इतने कम हो गए, शार्प और रिसेंट डिक्रीज। ठीक है, और अगर प्लेटलेट काउंट आपको नॉर्मल मिल रहे हैं ना, तो फिर ये डीआईसी नहीं हो सकता। ठीक हो गया, फिर आप ये जो एंटी कोएगुलेंट चीजें हैं इनका आप लेवल करवाते हो, इवन ये भी कम हो जाती हैं, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, क्योंकि ये बेचारी भी एंटी थ्रोम्बन 3, ये भी इनहिबिट कर करके थक गए, इनका लेवल भी कम हो जाएगा, ये इनकी कंजम्पशन भी हो रही है। डी डायमर का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि फाइब्रिन इतनी बन रही है, क्लोट इतनी बन रही है, फिर बाद में फाइब्रिनोलाइसिस हो रहा है, तो डी डायमर का लेवल इंक्रीज मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो डी डायमर का लेवल इंक्रीज, बाकी सब कुछ डिक्रीज 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 है। ठीक है, क्रोनिक अगर देखा जाए तो क्रोनिक जो है
जब ब्लीडिंग होगी तब हम इसको सस्पेक्ट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड से आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है और फाइब्रिनोजन का लेवल लो मिल सकता है, डी डाइमर आपको एलिवेटेड मिल सकते हैं। तो क्रोनिक की भी तकरीबन तकरीबन वैसी ही लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं। ट्रीटमेंट आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। अंडरलाइन कॉज को ठीक करोगे तो डीएससी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, सही है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे दो पेशेंट को, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दो। और अगर थ्रोम्बोसिस का कोई एविडेंस है, लाइक उसका लिवर में या किडनी में कहीं थ्रोम्बोसिस हो रही है, तो उसको एंटीकोagुलेंट दे दो। ये इसका आसान सा ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे हमारी चैप्टर कंप्लीट हो गया।